रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहज़ादा शौकत। प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। हमारी इकनॉमिक कंडीशन, हमारी मुआशी हालत इस तरीके से ख़राब हो रही है कि आज कैसर बंगाली साहब ने भी ये कह दिया कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है, हम कर्ज़ ले रहे हैं कर्ज़ वापस करने के लिए। इस मामले में हमारे साथ माहिर मुआशत मंसूर आफरीदी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शहजाद साहब, क्या हाल है आपके? सर ठीक ठाक वेलकम टू, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सर, वेलकम टू सनत व मईशत। हमने सनत भी कमज़ोर नहीं रहने देनी, मईशत भी कमज़ोर नहीं रहने देनी। ये हमारा मिशन है और मिशन को इम्पॉसिबल नहीं, हमने मिशन को पॉसिबल बनाना है। सनत को ठीक करने के लिए, मईशत को ठीक करने के लिए फ़ाइनेंस की ज़रूरत है और फाइनेंस हासिल करने के लिए मुआशी इंसाफ की ज़रूरत है। कैसर बंगाली साहब भी सटपटा गए हैं कि मेरी मदद हासिल कर लें, मैं कमेटियों का मेंबर नहीं बनना चाहता, मुझसे मदद मांगनी है तो ज़रूर मांगें, हम दिवालिया हो रहे हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं मंसूर आफरीदी साहब, आप क्या कहते हैं? जी शुक्रिया वंस अगेन। एक्चुअली जो कैसर बंगाली साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मेरे लिहाज से एक आई ओपनर है। आई ओपनर फॉर पाकिस्तानी, आई ओपनर हमारे जो आम आदमी है या जो इदारे हैं, बाकी जो स्टेट ऑर्गन्स हैं, उनके लिए एक आई ओपनर और एक बड़ी ही ब्लीक सी पिक्चर डिपिक्ट की है बंगाली साहब ने फ्यूचर के लिए। और ब्लीक से क्या, मैं तो कहता हूँ बड़ी खतरनाक सी। वो आप देखें ना, जो हमने बैरूनी कर्जे देने हैं जिन पे हमने काफी गुफ्तगू की पिछले प्रोग्रामों में भी, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जिन कमेटियों में मुझे डाला गया और ऑब्जेक्टिव ये था, लेकिन औरंगजेब साहब को भी लाने का मकसद ही यही था। हालांकि इनके पास तो वजीरों की मौज जफर मौज है, वजीरों तो इनके पास की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनको बिठाने लाने का औरंगजेब साहब का मकसद ये था कि हमने दो चीजें अचीव करनी। एक, हमने एक्सटर्नल अकाउंट को ठीक करना है, बैलेंस करना है, और दूसरा जो हमारा फिस्कल है, यानी अंदरूनी जो हमारा अकाउंट है, हमारे अंदरूनी खर्च है और आमदन है, इसको किस तरह बैलेंस किया जाए और इनकम में इजाफा किया जाए और खर्चों में क्या किया जाए। उसके लिए 3 कमेटियां बनाएगी, जिसके लिए बंगाली साहब को आपने मेंशन किया, जिस तरह आपने इंट्रो में, ये भी मेंबर रहे। कैसर बंगाली साहब एक बहुत रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है। मैं जब स्टेट बैंक में डिप्टी डायरेक्टर था तो वहां पे ये आते थे, मीटिंगों में भी शिरकत करते थे, और इनकी एक बड़ी थॉट प्रोसेस है इकोनॉमी। और इनके कमेटियों का मकसद ये था कि जो बैरूनी है वो तो चलो बहुत हद तक, किसी हद तक इंपोर्ट को रोक के हमने मैनेज कर लिया किसी हद तक, और कर्जे भी रीशेड्यूल करा रहे हैं, चाइना से करा रहे हैं, IMF से ले रहे हैं। असल जो है हमारा पे जो अंदरूनी चैलेंज है, जो आपको बखूबी पता है, आप हर प्रोग्राम में उसको कोट करते हैं, जो कि हमने 10,000 अरब को इंटरेस्ट देना है, और वो 10,000 इंटरेस्ट भी आपने जो रिकॉर्ड पेश किया वो कम है, वो 12-13 हजार अरब का इंटरेस्ट है, और हमारे जो इनकम है या जो इनकम टैक्स है वो 10,000 अरब है। तो वो 10,000 अरब वो जो इंटरेस्ट है उसमें तो टैक्स चला जाता है। तो कैसर बंगाली साहब जिन कमेटियों के मेंबर थे, उनके जिम्मे ये काम दिया गया था कि आप जो वजारतें हैं, जो कि डिविजन्स हैं, जो कि डिपार्टमेंट है, जिसको फेडरल सेक्रेटरीज, ज्वाइंट सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज रन करते हैं, उनकी तादाद कम की जाए। ना सिर्फ तादाद कम की जाए, बल्कि उनके मिनिस्ट्रियों की भी तादाद कम की जाए, और जो कि ये मिनिस्ट्रीज है या जो डिपार्टमेंट है, डिवीजन है, इसके अंदर भी जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो कि काफी तादाद में बढ़ती हुई है। आपको तो पता है ना, हमारे सियासी हुकूमतों ने पे दर पे इतनी भर्तियां की हैं अपने वोटर को खुश करने के लिए, अपने लोगों को नवाजने के लिए, अपने जो कॉरपोरेट है या जो इनके पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो आप कहते हैं इमरान खान जिसको कहते हैं माफियाज हैं, उनको नवाजने के लिए इन्होंने हर महकमे में बेजा भर्तियां की है। आप रेलवे उठा लें, आप वो स्टील मिल उठा लें,
आप पीआईए उठा लें, आप फूड मिनिस्ट्री उठा लें, आप कोई भी मिनिस्ट्री उठा लें, उनमें इतनी भर्तियां हैं। यानी मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद स्टेट बैंक में रहा हूं, कुछ इंटरेक्शन हो जाती थी हुकूमत के साथ, यानी एक काम करने के लिए आपके पास 6 बंदे होते, यानी एक काम जो है जो कि एक बंदा कर सकता है, उसको करने के लिए 6 बंदे। भाई पूछा जाए 6 बंदे क्यों, और जी फलां छुट्टी पे चला गया तो फिर काम कैसे होगा, तो अच्छा चलो बैकअप रख दो, एक मैक्सिमम एक बंदा, नहीं 6 बंदे, क्योंकि वो 6 बंदे उसे काम करने के लिए नहीं होती थी। वो 6 बंदे जो मिनिस्टर साहिबान हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो अफसरान हैं, उनके घरों में खिदमत देने के लिए वो जाके उनके घरों पे ड्यूटियां करते हैं। वो इसलिए है, वो इसलिए नहीं है कि वो सरकार का कोई काम कर रहे हैं। तो मैं खुद फिर कमर्शियल बैंक में भी रहा हूँ, एमसीबी में, स्टेट बैंक में भी रहा हूँ। हमने तो यही कल्चर देखा है। यानी मैं बजात खुद, जब मैं आपको अपनी मिसाल, मैं एक बंदा था और मैं 7 काम करता था, 7 काम। मैं जी स्टेट बैंक का ऑडिट भी देखता था, मैं इंटरनल ऑडिट भी देखता था, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स भी देखता था, मैं अपने सर प्रोसेसेस जो होते हैं बैंक वाइड इश्यूज सर वो भी देखता था, मैं इंटरनल प्रोफेशनली कंट्रोल भी देखता था, सर कोसो भी देखता था। सर यानी एक बंदा प्रोफेशनलिज्म 7 बंदा काम कर रहा है, दूसरी दफा एक काम के लिए 6 बंदे हैं। अब ये जुल्म नहीं है इस हुकूमत पे। सर आपसे बिल्कुल टू द पॉइंट बात ये बंगाली साहब ने कर दी कि हम फाइनेंशियल डिफ़ॉल्ट में हैं और ये बात ख़तरनाक है। 2017-18 की जो पोजीशन थी वो दोबारा पहिया घूम के फिर दोबारा करेंसी डिवैल्यूएशन की तरफ जा रहा है, बंगाली साहब को नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ जो बंगाली साहब का रोल था, बिल्कुल एक्सपेंसेस कम करने के लिए उनकी ड्यूटीज़ लगाई गई। आपने पॉलिटिकल प्रॉब्लम मेंशन कर दी। सर अभी एक औरंगज़ेब साहब ने स्टेटमेंट दी है कल या परसों कि हमारा जो डोमेस्टिक डेट है वो है 47,200 अरब और डोमेस्टिक डेट को उन्होंने कहा है 24,100 अरब। ये 24,100 अरब को अगर मैं आज का रेट जो 285 रुपये है उससे डिवाइड करूं तो ये 85 बिलियन डॉलर बनते हैं, लेकिन एक्चुअल तो 130 बिलियन डॉलर का लोन है हम पे फॉरेन। तो ये औरंगज़ेब साहब जो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारे पे कर्जा फॉरेन डेट 24,000 बिलियन है, इसकी क्या वजह है? ये फिगर फजिंग करना और फिगर से खेलना, ये तो हमारे जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, इनका एक वतीरा रहा है। असल तो जो आपने 130 बिलियन डॉलर है वो फॉरेन डेट वर्ल्ड बैंक भी रिपोर्ट कर रहा है, वो आईएमएफ भी रिपोर्ट कर रहा है। इन्होंने पता नहीं डॉलर का रेट किससे मल्टीप्लाई करके 24,000, अब ये भी है ना, इन्होंने कौन सा रेट लिया है, इन्होंने अब वो रेट का तो हमें पता नहीं है। 185 रुपये रेट लिया इन्होंने, या इन्होंने इन्होंने 185 पे लिया है। तो उन्होंने वो, आप देखे ना, वो कोई मुझसे कल पूछ रहा था, कल मैं एक प्रोग्राम में ही था, वो कह रहे थे जी हुकूमत का बयान आया है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत कम हो गया है, तो 9% हो गया। तो मुझे कहा गया, जो मेजबान थे उन्होंने कहा कि क्या ये दुरुस्त है, तो मैंने कहा बात तो दुरुस्त है, दावा दुरुस्त है, लेकिन हकीकत का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो कह रहे हैं कि पहले एक चीज अगर 22 रुपए महंगी होती थी तो अब इतनी महंगी हो गई है। देखिए ना, महंगाई की भी हद होती है ना। हाँ जी, वो अब इतनी महंगी हो गई है कि अब वो 9 रुपए, उसमें सकत ही नहीं है और महंगा होने के, तो अब वो 9 रुपए महंगी हो रही है। तो वो बात तो सही है, 9% इन्फ्लेशन हो गई है। लेकिन अगर एक चीज प्याज था 100 रुपए किलो, और अगर वो फर्ज कर ले 2,000 रुपए किलो हो गया, तो 2000 में अगर वो फिर 50 रुपए भी महंगा होता है, तो वो तो देखे ना, वो तो 2% महंगाई हो गई है। लेकिन अगर वो 50 रुपए टमाटर पहले था और फिर 50 महंगा होगा, तो वो 200% महंगाई हो गई है। तो मैंने कहा ये तो फिगरों से खेलना इनका वतीरा है। ये उनको वही फिगर पेश करते हैं हमारे सारे सियासतदान, पीपल्स पार्टी, इमरान खान, नवाज शरीफ, ये शौकत तरीन जितने भी थे, कि वो जो उनको फिर आम आदमी का जो पेन है, आम आदमी का जो मसला है, ये बयान नहीं करते। मैं अक्सर कोट करता हूं ना कि डॉक्टर महबूब साहब बड़े रिनाउंड इकोनॉमिस्ट थे, तो वो हमेशा कहते थे कि हम सरकारी मुलाजमीन से सरकारी चीजें सारी ले लें, उनका घर ले लें, उनकी गाड़ियां ले लें, उनके मुलाजमीन सारे ले लें, और उनके इक्विवेलेंट हम उनको तनख्वाह दें, और वो तनख्वाह जब वो जाके सब्जी
खरीदेंगे, टमाटर खरीदेंगे, प्याज है, तब उनको एहसास होगा कि गरीब आदमी के क्या मसाइल हैं, कि प्याज टमाटर कितने के लिए। लेकिन क्योंकि हम उनको मुफ्त में चीजें दे रहे हैं तो उनको पता ही नहीं है, और वो आइसोलेशन में जाके, कमरे में जाके अवाम के लिए पॉलिसी बनाते। सर, सरकारी मुलाजिम ये कहता है ठंडे कमरे में बैठ के कि मैं हुकूमत वक़्त हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हूँ, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होने के नाते उसके जो हकूक़ हैं वो ये है कि उसको बिजली पानी सब फ्री, मुलाजमीन फ्री, तनख्वाह फ्री, गाड़ियाँ फ्री, खाना फ्री, सब कुछ फ्री, क्योंकि उसका हक है, वो ये समझता है। क्योंकि बाई हुक और जो भी उसका प्रोसेस है जिसके तहत वो सरकारी मुलाजिम बन गया, लेकिन अगर वो टेक्नोक्रेट है, वो खेल रहा है फिगरों के साथ कि अपनी परफॉर्मेंस शो करे। उसी तरह मुशर्रफ दौर का अगर आपको याद करें, बेनज़ीर का पहला दौर याद करें, नवाज शरीफ साहब का दौर याद करें, तो वो उनकी टीमें लगी होती थीं ये बताने के लिए कि जी हमने किस तरीके से अवाम को अपनी परफॉर्मेंस शो करनी। इवन अगर नॉन परफॉर्मेंस भी है तो अल्फाज ऐसे हों कि परफॉर्मेंस लगे। सर, उसमें एक मिसाल देता हूं, मुशर्रफ साहब का बयान आया था कि जी हमारे मुल्क में इतने मोबाइल बिक रहे हैं तो बड़ी तरक्की हो रही है। हाँ जी, उन्होंने ये भी मिसाल दी थी, मुझे याद है कि क्योंकि हमारी कम्युनिटी जो पठान कम्युनिटी है कराची में बहुत है, तो कह दिए पठानों के पास पहले एक रक्षा हुआ करता था, अब 2 रक्षे हो गए हैं। तो कराची के पठानों ने बहुत तरक्की कर ली है कि उनको एक रक्षे के बजाय उनके पास अब 2 रक्षे हो गए। ये मैंने उनके खुद स्पीच सुनी थी इस आंखों, और मैंने कहा ये कैसे प्रेसिडेंट है, कैसे इकोनॉमिस्ट है जो कि नाप रहे हैं रक्षों से मुल्क को। कोई हुक्मरान हमारा रक्षों से इकोनॉमी को नापता है, कोई हमारा हुक्मरान अंडों से नापता है, मुर्गियों से नापता है कि मुर्गियां ले लें, अंडे ले लें। ये तो हमारे पॉलिटिशियंस का हाल है। सर, इसी तरह असद उमर साहब ने और इससे पहले मुशर्रफ साहब के दौर में भी कहते थे कि एक्सपोर्ट बढ़ गई है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। ये भी कैसी ट्रिक है कि पहले हम $1 में 1 kg मैंगो भेजते थे, अब $1 में 2 kg भेजते हैं। हाँ, ऐसे ही है ऐसे। और ये जब पिछली वाली पीटीआई गवर्नमेंट थी, इनकी जो एक्सपोर्ट की जो अमाउंट की फिगर बढ़ी थी, तो वो ये नहीं बताते थे कि हम अगर 28 से 27 अरब डॉलर से 30 अरब डॉलर पे गए हैं तो ये एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। बैनुल-अक़वामी मार्केटों में जो प्रोडक्ट की कीमतें हैं, इन्फ्लेशन आपको पता है यूरोप में भी हुई, यूके में भी हुई, अमेरिका में, सारी दुनिया में उनकी कीमतें बढ़ी हैं। उन प्रोडक्ट की कीमतों की वजह से आपके पास डॉलर ज्यादा आ रहे हैं, ना कि आपने कोई नई मार्केट कैप्चर की है, ना कि आपने कहीं जाके पेनिट्रेशंस की है चाइनीज और इंडियंस की तरह, या वियतनामीज की तरह, या बंगालीज की तरह, या थाईलैंड की तरह। आपने कोई नहीं किया। आपकी कीमतें बढ़ गई हैं, बैनुल-अक़वामी महंगाई हो गई है, तो आप वावेला मचा रहे हैं और ढोल पीट रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई। सर, उसमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमारी बढ़ गई, हमारे मार्जिन नहीं बढ़े। इंडस्ट्री वाले अभी भी परेशान हैं कि हमारे मार्जिन नहीं बढ़ रहे। अभी सर जो हमारी बात कैसर बंगाली साहब ने की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि मैं वो बात कर रहा था कि 2017-18 में बाकायदा लिखा कि हमारा 2022 में क्या क्रंच आना है, 2018 में क्या आना है। अभी जो एक प्रेडिक्शन है, जो मैंने लेटर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट को अक्टूबर का, और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा हुआ है कि आप हमें प्लान बी के तहत एक अथॉरिटी दे दें जिसके तहत आम पाकिस्तानी बेनिफिशरी हो। इस अथॉरिटी का काम हो कि ये रोज़गार क्रिएट करे, मुहैया करे, इंश्योर करे कि आम आदमी तक बेनिफिट पहुंच रहे हैं। जिस तरह LDA अथॉरिटी है, CD अथॉरिटी है, जिस तरह फौजी फाउंडेशन है, ये वो अदारे हैं जो अपने मेंबर्स के लिए काम कर रहे हैं, अपने अदारे के लिए काम कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान में एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो पाकिस्तानियों के लिए काम करे। ये प्लान बी दिया आज से 5-7 साल पहले, फेडरल शरिया कोर्ट में भी दिया। उसके बाद मुख्तलिफ अदारों को, चेयरमैन सेनेट को, स्पीकर नेशनल असम्बली को, उन सब की टेबल पे ये प्लान बी पड़ा हुआ है। लेकिन इस प्लान बी पे अभी अमल नहीं हुआ। तो अभी कैसर बंगाली साहब ने वही पॉइंट जो मैंने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा था, आफरीदी साहब, उसमें मैंने लिखा था क्रंच स्टेज अब ओवर होने लगी है। एक स्टेज होती है जो क्रंच की है, क्रंच के बाद क्रैश स्टेज शुरू हो जाती है। तो वो स्टेज शुरू होने वाली है। इससे पहले कि वो शुरू हो, प्लान बी पकड़ें ताकि हम क्रंच स्टेज से निकलने की कोशिश करें, ना कि क्रंच से क्रैश की तरफ चले जाएं।
सर इसके ऊपर जो आपसे बात हुई थी लास्ट भी, तो अब हम क्रंच से क्रैश की तरफ जा रहे हैं, इससे बचने के लिए प्लान बी के बारे में आपके क्या तासुरात हैं या आप क्या चाहते हैं, उसके ऊपर क्या कहते हैं? नहीं, वो माशाल्लाह आपने पहले भी जिक्र किया था और वो आपने कम्प्रिहेंसिव एक सजेशंस दिए हुकूमतों। देखिए ना, अगर हुकूमतें आप जैसे लोग जो कि टेक्नोक्रेट्स हैं, जिनको फील्ड का भी एक्सपीरियंस है, जिसको आम आदमी का एक्सपीरियंस है, इनकी सजेशंस लें, उनको इनकॉर्पोरेट करें, आपके साथ मीटिंग्स करें और अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बेहतर करें, तो फिर तो हम इस नैज पे आते नहीं थे ना। देखिए, आपको तो अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है कि आपने कुछ वजीर बनना है या कोई हुकूमती ओहदा लेना है। आपको तो ये है कि पाकिस्तानियों का दर्द है और तथा कि ये मसला जो है हमारे एक आम आदमी का, ये मसाइल हल हो, और ये अगर बनता है तो ये एक बेहतरीन फोरम होगा, क्योंकि बाकी इदारे तो हमने सारे बनाए हुए, ये हमने आम आदमी के लिए ये बेनिफिट्स रियासत के वसाइल के पहुंचे, इसकी मैकेनिज्म मॉनिटरिंग का कोई नहीं है। SSCP है, स्टेट बैंक है, पैमरा है, ओगरा है, इतनी मॉनिटरिंग रेगुलेटरी अथॉरिटीज, लेकिन आम आदमी तक पहुंचने के लिए कोई नहीं है। ये तो आपका माशाल्लाह एक इनक्रेडिबल होगा, अगर ये होता भी है तो कौम पे एक बहुत बड़ा एहसान होगा। इंशाल्लाह। लेकिन शहजादा साहब, आपको बखूबी इल्म है कि हमारे मुल्क में अगर ये आपकी चीज को अडॉप्ट भी कर लें और मान भी लें और ये इम्प्लीमेंट भी कर दें, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन के मसाइल, हमारे सियासतदानों ने तो देखें कि सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ कर, यानी मैं कल कह रहा था किसी को कि देखें ना, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस तैनात है वो उन्होंने ना कोई इलाके का वो MP है, ना उन्होंने वोट लेना है, कुछ नहीं लेना, उन्होंने इंसाफ की फराहमी कर। अब इंसाफ की फराहमी के ताल्लुक को MPA और MNA से क्यों है, या वजीर से क्यों है, या हुकूमतें? अब आप देखें ना कि वो पैनल पे भी जो हुकूमती अरकान होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हायर करते हैं, वो बैठे, तो उन्होंने तो अपने बंदे हायर उसमें लगाने हैं। PTI की हुकूमत होगी तो PTI के जजेस आएंगे, पीपल्स पार्टी की होगी पीपल्स। सब इसमें जो सोल्यूशन दिया गया है ना, उसमें बाकायदा ड्राफ्ट लॉ करके सबमिट किया गया है। उस ड्राफ्ट लॉ में ये लिख दिया गया है कि अपॉइंटमेंट कैसे होनी है, कमेटीज़ कैसे बननी है, और उसके अंदर सरकारी या पॉलिटिकल अदारों का क्या रोल होगा, वो लिमिटेड से लिमिटेड कर दिया गया। हाँ, रिटायर्ड लोग हैं जो एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट्स ऑनेस्ट रहे हैं, उनको लिया जा सकता है कमेटीज़ में, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन प्रोफेशनल के हाथ में होगी। जिस तरह सर आप देखें ना, आप बैंक का इदारे का हिस्सा रहे हैं, स्टेट बैंक को देख लें कितना प्रोफेशनली वो हर काम कर रहा है, क्योंकि वो एक अदारा है, प्रोफेशनल्स उसमें बैठे हैं, उसमें कोई सरकारी मुलाजिम नहीं बैठा हुआ जो कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में बैठा हो। एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ, टॉप लेवल पे IMF के लोग ज़रूर बैठे हैं। इसलिए ये जो लोगों के लिए अथॉरिटी सजेस्ट की गई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल काम करेंगे। अभी सर, अभी आपको याद होगा कि आज से 1-2 साल पहले जनरल हाफिज आसिम साहब, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जा के प्रेजेंटेशंस दे रहे थे, इसलिए कि यार कुछ सोल्यूशन हाथ में आए, किसी तरीके से हम अपने मुल्क को दिवालिया होने से बचाएं। इवन पिछले हफ्ते भी उनका बयान आया हुआ था कि वो लोग कहाँ हैं जो कहते थे कि पाकिस्तान दिवालिया होगा। अल्लाह का शुक्र है हम दिवालिया नहीं हुए, लेकिन हम आज के दिन का क्रंच अगले साल पे वो क्या कहते हैं शिफ्ट कर रहे हैं। आज हमें ज़रूरत थी एक बेनिफिट की, वो हमने बेनिफिट उठा लिया, लेकिन आज से साल बाद जो बेनिफिट उठाना था, वो हमारे बच्चों ने जो उठाना था, वो हम नहीं उठाएंगे। आफरीदी साहब, हमारा अप्रैल 2024 में कर्ज था 80,000 अरब, अब वो 84,000 अरब हो गया। अब हम ये समझते हैं कि ये जो 4,000 अरब 4 महीनों में बढ़ा है, तो 1,000 अरब हमारा हर महीने कर्ज हम पे बढ़ रहा है। अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाएं नाजरीन, तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि हम पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने के बाद पहले 20 साल 40 लाख रुपए पर डे कर्ज बढ़ा, और जब PDM की गवर्नमेंट आई तो उधर 55 अरब पर डे बढ़ रहा था। तो जो बंगाली साहब ने बात की है, वो ये बात की है कि हमारे लिए मुमकिन नहीं कि हम इनकम कमा के अपनी किस्त अदा करें, सूद अदा करें। हम हर रोज़ नया सूद ले रहे हैं, नया कर्ज ले रहे हैं सूद पे, और पुरानी लाइबिलिटी उतार रहे हैं। तो हम ये सिलसिला ज़्यादा देर तक नहीं चला पाएंगे।
जी जी बिल्कुल। तो सुन अब रहा हूं। हमें बताएं कि कैसर बंगाली साहब ने बात तो ठीक की है, अब 40 लाख रुपए पर डे, शुरू में हमारा कर्जा बढ़ा, फिर 55 अरब बढ़ा, अभी पिछले 4 महीनों में 4000 अरब कर्ज बढ़ गया है। अभी सूद की बात ना कीजिए, सिर्फ 4000 अरब कर्ज पिछले 4 महीनों में जो रिपोर्ट हो रहा है। तो सर हमें सर्वाइवल जी के लिए इनकम बढ़ानी पड़ेगी। जो हमारा अदारा हम जो सजेस्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लिखा कि हमें अथॉरिटी दे दें, तो वो जो इनकम बढ़ेगी तो टैक्स देना आसान होगा, या एक्सपेंसेस कम करके हम सर्वाइव करेंगे? जी, पहले तो जो आज तरह आपने जिक्र किया कि मेन जो है इनकम बढ़ाना, एक्सपेंस कट करना इज नॉट आइडियल, लेकिन हमारे जैसे मुल्कों में क्योंकि हम इनकम के एवेन्यूज नहीं होते, तो वो फिर एक्सपेंस कट पे आ जाता है। और जिस तरह आपने अपनी रिट पिटीशन का जिक्र किया, वो एक बेहतरीन मोड ऑफ अमेनिटीज अगर वो हुकूमत अपना लेती। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगर हुकूमत कोई चीज अपनाती भी, देखें औरंगजेब साहब HBL के प्रेसिडेंट रहे, बाहर से आए हैं, इनका भी एक्सपोजर है, उनको भी आप देखें ना आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन कर रहे हैं। वो एहसन इकबाल साहब ने प्लानिंग कमीशन का जो है वो पिछले दिनों उनसे ले लिया वापस, जो एक डिवीजन था वहां से ले लिया। अब देखे कैसर बंगाली साहब, वो जो इतने रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है, जिन्होंने बड़े रिफॉर्म भी किए, कॉलम भी लिखते, वो भी आखिर में क्या हो गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया। असल में अपनाने, हुकूमत तो चीजें ले आती है, अपना लेती है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाती क्योंकि इनकी नेक नियत ही नहीं होती। और नेक नियत क्यों नहीं होती? क्योंकि लोगों को खुश करना होता है। बंगाली साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक की बात कही, एक क्रिटिकल चीज की, कि हमने जब इनको लिखा कि आप इन मिनिस्ट्रीज में अपने खर्चे कम करें, तो ये एग्री कर गए। लेकिन किस बात पे एग्री कर गए? इन्होंने कहा हम इतने चपड़ासी निकाल लेंगे, हम इतने टी बॉय निकाल लेंगे, हम जो है इतने क्लर्क निकाल लेंगे। अफसर को हाथ तक नहीं लगाया। तो वो कहते हैं कि अगर आपने, असल तो अफसरान है ना, उनकी गाड़ियां हैं, उनके घर हैं, उनके मुलाजमीन हैं, उनको आपने राइट साइजिंग करनी। आपने बेचारा जो कि 15-20 हजार रुपए महीना ले रहा है, आपने उसको निकाल दिया। अफरीदी साहब, यहाँ पे एक और भी बात है, मुझे अच्छी तरह याद है, दुबई में बेनज़ीर साहिबा एक मीटिंग में, उनके साथ दोस्त है कुछ, एक मीटिंग में बात कर रही थी और वो ये कह रही थी कि मेरे लिए सबसे बड़ा इशू इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में ये था कि जो सरकारी अदारे का क्लर्क है वो इस तरीके से मैनेज करता है चीज़ों को कि मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर भी उस फाइल को आगे मूव नहीं कर पाती। तो आपकी बात जो ये ठीक है, अगर शहबाज शरीफ साहब करना भी चाहते हैं इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन, वो खुद तो नहीं करेंगे ना, वो पर्टिकुलर अदारे के जो लोएस्ट लेवल का क्लर्क है जिसने फाइल मूव करानी है, फाइल पे साइन करने हैं या फाइल पे कमेंट्स देने हैं, तो हमारे सिस्टम में तो उसने अगर नेगेटिव कमेंट्स दे दिए तो वो फाइल ऊपर तक नेगेटिव जानी है, अगर पॉजिटिव दे दिए ऊपर तक पॉजिटिव जानी है। लेकिन जब करने पे आए तो शहबाज शरीफ साहब का नाम स्पीडो रखा हुआ है कि स्पीड स्पीड स्पीड, करना है तो स्पीड है, जब कोई चीज़ रुक जानी है तो रुक जानी है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा, वो बड़ा आपने इंटरेस्टिंग बात की बेनजीर साहिबा की। इस पे मैं एक आपको वाकया याद दिला दूं, हो सकता है आपने सुना, काफी रिपोर्टेड था 80s में। ज़िया-उल हक साहब जो थे वो गए थे हमारे ये सिंध में, थर के इलाके में, तो वो वहां पे स्पीच दे रहे थे। तो कुछ अमायदीन जो है वो आए, उन्होंने कहा हमारे एक बड़े मसले मसाइल ये हैं कि हमारे औरतें और बच्चे जाते हैं काश्तकारी के लिए या मजदूरी के लिए बॉर्डर के उस पार, यानी हिंदुस्तान का जो स्टेट है राजस्थान, उधर जाते हैं, वहां पे वो काम करते हैं और लौट आते हैं। लेकिन कुछ महीनों से रेंजर्स ने और उन्होंने हमें रोक दिया है और कह रहे आप ना जाएं। तो और ये हमारा, अगर आप हमें अलाउ कर दें, कोई हमें पास दे दें, हमने कोई स्मगलिंग करनी है, कोई ना सिर्फ मेहनत पेट पालना। तो ज़िया-उल हक साहब ना बड़े मायूस अंदाज से हंस पड़े। उन्होंने कहा मैं पिछली दफा भी आपके पास आया था और आपने पिछली दफा भी यही मसला आइडेंटिफाई किया था, और जैसे ही मैं इस्लामाबाद गया तो मैंने कंसर्न मिनिस्ट्री को कहा कि आप इसके लिए एक अप्रूवल नोट करें कि इनको एक NOC दें, जो जाते हैं सर्टिफिकेट, और वो वहां पे हिंदुस्तान जाया करे, दिन भर दिहाड़ी लगाए और वापस आ जाए। तो जब सेक्शन अफसर समरी बयान लिखने लगा तो उसने कहा ये तो चले प्रेसिडेंट साहब के ऑर्डर हैं, लेकिन नीचे लिख दिया नोट करके कि इसके आने से स्मगलिंग बढ़ेगी, इसकी वजह से टेररिज्म बढ़ेगा, रॉ के एजेंट्स आएंगे, ये चीजें लिख दी। तो उसने मूव फॉरवर्ड कर दी, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने नोट देखा,
उसने भी कहा यार कल कुछ हो गया तो मेरा ही जो है गला पकड़ा जाएगा। उसने भी ओके कर दिया, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, फिर फेडरल सेक्रेटरी, फिर आखिर में मेरे पास आया। तो मैंने जब देखा कि यार इतने लोगों ने लिखा है और कल कुछ हो जाए, कोई टेररिस्ट आ जाए, और आपको पता है ना रॉ की तो इंट्रूजन पाकिस्तान में बहुत है, तो उन्होंने कहा है कि फिर तो ज़ियाउल हक साहब को हर अपोजिशन वाले हर चौक पे लटकाएंगे और कहेंगे कि इन्होंने ये इजाजत दी। तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे ना कहें ये मसला, आप एक वक्त बनाएं और जो कि इस्लामाबाद में सेक्शन अफसर 17 ग्रेड का बैठा हुआ है उसको जाके मनाएं और उसको कहें कि आप ये नोट ना लिखें, तो मैं फिर अप्रूव कर दूंगा। वो नोट लिख देते हैं, मैं अप्रूव नहीं कर सकता। तो आप अपना वक्त ले जाएं और उनको जाके समझाएं, मुझे ना समझाएं, मैं तो आपके साथ एग्री करता हूं। सर ये बात है, क्या पावर है उस क्लर्क की जिसने वो नोट लिख दिया। मैं भी एक वाकया सुनाता हूँ आपको। एक सरकारी अदारा है उधर ना, स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज पे एक लॉ IMF ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिलकर ड्राफ्ट किया और उसके ऊपर कमेंट्री मांगी कि तमाम स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज उस पर कमेंट करें कि क्या ये लॉ ठीक है। मेरे पास भी आया, मैंने पढ़ा, उसके अंदर मैंने कोई 150 गलतियाँ निकाली, कम अज़ कम इतनी मोटी 150। और जब मैं उस कंसर्न अदारे में, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो एक अजीब सिचुएशन आ जाती है, उस कंसर्न अदारे के पास गया, उन्होंने कहा जी हमें तो पता नहीं, ऐसे आते रहते, हम कभी भी कमेंट नहीं करते। मैं कहा ठीक है भी। उस रिपोर्ट को मैं कंसर्न मिनिस्ट्री में ले गया। उस मिनिस्ट्री में जाके मैंने जिस बंदे से बात की, हाँ भी ये आप भेजते हैं, कहते जी हमें हुकूमत वक़्त भेजती है कि ये लॉ नया आना है, इसको हमने सबमिशन करनी है, उससे पहले कमेंट आ जाए। मैं क्या, अच्छा किसी एक आपकी मिनिस्ट्री के अंदर जितनी कंपनी है उसमें से किन लोगों ने भेजा? कैसा किसी ने नहीं भेजा। मैं कह चूंकि किसी ने नहीं भेजा तो अब आप क्या करेंगे? अब वो क्लर्क है, वो कहता है सर चूंकि किसी ने भी कमेंट्स नहीं भेजे तो मेरी जो समझ में आएगा मैं वो उसको कमेंट्स बना के खुद एक लेटर बनाऊंगा और मैं उसको कैबिनेट को, नेशनल असम्बली को मैं उधर भिजवा दूंगा, लेटर का जवाब दे दूंगा। मैंने कहा सर ये जो मैंने लिखा, कहते ये ज़िंदगी में, कहता है जी मेरी सर्विस को हो गए हैं कोई 32 साल, पता नहीं कितने, कहते हैं जी मेरी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम किसी अदारे ने कोई कंसल्टेंट अपॉइंट किया है प्रोफेशनल टू रिपोर्ट टू अस ऑन दिस थिंग। और कहते हैं जी ये मिनिस्ट्री की हिस्ट्री में पहली मर्तबा किसी ने किसी लॉ पे कमेंट करके हमें भेजा है। सर ये हालत है हमारे मुल्क में कि एक क्लर्क जो लॉ बन रहा है, जो लॉ ड्राफ्ट हो रहा है, एक मिनिस्ट्री में बैठा क्लर्क बैठा हुआ है और वो उसके ऊपर कमेंट कर रहा है जिसकी जो कि उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो हमारे मुल्क में फिर इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ ही बनेंगी, इनकंसिस्टेंट लॉज ही बनेंगे। जब तक कंसिस्टेंट लॉ नहीं आएगा हम पाकिस्तान को तरक्की की तरफ नहीं लेके जा सकते। सर अब हमें बताएं कि हमारा कर्ज तो बढ़ रहा है तो कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ कैसे लाई जाएं, क्या किया जाए? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जो बात करते हैं, चाइना को देखें, इंडिया को देखें, वहाँ पे स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज फल फूल रही हैं, हमारे मुल्क में फल फूल कोई और रहा है। हाँ जी, आपने कहा स्टेट ओन एंटरप्राइजेस बिल्कुल वैलिड और 100% आपने कहा। देखें ना, दुनिया का सबसे बड़े बैंक्स जो हैं, दुनिया के सबसे बड़े बैंक, JP मॉर्गन के बाद जो अमेरिकन बैंक है उसके बाद, वो या चाइनीज है या वो इंडियन है। और वो बैंक्स आप देखें वो सारे सरकारी हैं। इंडिया का बैंक है HDFC, जो हाउस डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन है, जो लोगों को लोन देता है घर बनाने का, उसके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कोई 200 अरब डॉलर है। हमारा सबसे बड़ा बैंक जो है वो नेशनल बैंक है या मीजान बैंक, MCB, जो तो बड़े बैंक हैं, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 600 मिलियन से भी ज्यादा नहीं है, 600 मिलियन से। और वो बैठे हैं चाइनीज बैंक और इंडियन बैंक, 200 अरब डॉलर, 150 अरब डॉलर, ये उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन। वो देखें ना सरकारी हैं, लेकिन वो उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर, उनका मोडस ऑफ ऑपरेंडीज कहीं बेहतर है। हमारे देखें ना मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रही है, ना प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, ना देखें ना गरीबों को जो छोटे छोटे लोग हैं उनको कर्ज दे रहे हैं। जिस तरह आपने सर हमारी सर कैपिटलाइजेशन, अगर हम PTCL की बात करेंगे, उसकी कैपिटलाइजेशन थी कि उसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 450 मिलियन डॉलर था। हमने वो एसेट बेच दिया औने पौने, 450 मिलियन डॉलर नेट प्रॉफिट हमने वो औने पौने इत्तिसालात को दे दिया। और उसके बाद आज उसका प्रॉफिट जो रिपोर्ट हो रहा है वो 80 मिलियन डॉलर हो रहा है, लेकिन वो 450 मिलियन डॉलर के फौरन बाद वो लॉस में चला गया क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग के तहत उसकी सेल खत्म हो गई।
सर अगर आप मेरे कस्टमर हैं और आप मुझे हर साल $400 मिलियन का प्रॉफिट दे रहे हैं और आप ही ने मुझे मेरी कंपनी खरीद ली, तो क्या आप इस कंपनी में प्रॉफिट रखेंगे? नहीं, जाहिर नहीं। सर तो हमारे मुल्क में जो प्रॉफिटेबल एंटिटी है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, उसके ऊपर कुछ दोस्त बैठे हुए हैं जो नज़र रख के बैठते हैं और टारगेट करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को, इसको हमने खरीदना है। अभी सर जो रिकोडिक के ऊपर आया, जो $1.2 बिलियन सऊदी इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, वो कहते हैं 15% हमें शेयर दे दें। रिकोडिक की वैल्यू एज पर यूएस जियोलॉजिकल सर्वे वो $1000 बिलियन से लेके $3000 बिलियन तक है। अगर उसके हम 15% शेयर लगाएं 3000 के हिसाब से 15 तो 45, $450 अरब के शेयर्स बनते हैं उस कंपनी के, और वो हम $1.2 बिलियन में दे रहे हैं। क्या ये क्या हकीकत है, सच? हाँ, ऐसे ही 1. सर ये 0.27% के ऊपर हम $450 बिलियन के एसेट को देने के लिए तैयार हैं। इसके ऊपर कोई पेपरा रूल नहीं है, इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है, इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई सुओ मोटो नहीं है। वो देखे ना, और ये भी तो हमारे वही उन इदारों का कमाल है जो अपने काम तो करते नहीं है लेकिन पराए कामों में टांग अड़ाते हैं। ये भी हमारे साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का वो है, उन्होंने इस पे वो लिया, स्टे लिया, फिर रोके रखा, वो गए बैनुल-अक़वामी आर्बिट्रेशन में गए, पाकिस्तान को आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, $6 अरब का पेनल्टी पड़ी। तो हमारे पास तो $6 अरब का, हमारे पास तो $1 अरब अपना नहीं है। ये जो $9 अरब है ये भी तो सऊदी अरब, चाइना और यूएई के, तो हमारे पास थे नहीं, तो हमने जैसे तैसे थे उनके टर्म्स पे आखिर में शराइत मांगी। सुप्रीम कोर्ट, हमारे इदारों का मसला ये है कि इनकी अपनी चीजें तो ठीक नहीं है, ये वहां पे इंटरफेयर करते हैं जहां पे इनकी एक्सपर्टीज नहीं है। आज मैं देख रहा था कि जो IPI है, ईरान पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, उसमें इन्होंने बगैर सोचे समझे पाइपलाइन बिछा दी, रिस्क नहीं देखा कि अमेरिकन इसको पसंद करेंगे नहीं करेंगे। आज कल ईरान ने नोटिस भेज दिया, और कितने का नोटिस भेजा है कि अगर आपने इस मंथ तक इम्प्लीमेंट नहीं किया IPI को तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे और $18 बिलियन की पेनल्टी आपको ठोकेंगे। अब $18 बिलियन हमें अपने खाने को नहीं है, तो हम $18 बिलियन ईरान को कहां से देंगे? सर क्या होगा? ये उनकी मिन्नतें तरले करेंगे, पांव पकड़ेंगे हमारे पास, जाने दे अमेरिका। सर हमारे पास $18 बिलियन पेनल्टी देने के लिए नहीं है, रिकोडिक की पेनल्टी देने के लिए नहीं है, लेकिन PTI गवर्नमेंट ने फिर दोबारा रिकोडिक, जब हमारा केस स्ट्रांग हो गया, फिर दोबारा उन्हीं लोगों को दे दी। आज की गवर्नमेंट जो है वो $1.2 बिलियन के लिए आने वाली नस्लों के एसेट दे रही है। तो हमारे लिए सर इम्पोर्टेंट तो यही है कि हमने अपने अदारे बचाने हैं, अपना मुल्क बचाना है। तो सर मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम इसको कैसे सिक्योर करें, अपने एसेट को। सर एसेट को कैसे सिक्योर करना है, इसके ऊपर बताएं सर। असल तो ऐसी लीडरशिप हो जो मुल्क के साथ ऑनेस्ट, जिनकी मतलब सियासी कब्रें भी यहाँ हों और अपनी कब्रें भी यहाँ। तो जब वो अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को, जिस तरह आप परेशान है और मैं परेशान हूँ, इस तरह वो भी आने वाली नस्लों का सोचेंगी, तो मुल्क के लिए मंसूबाबंदी और लाएअमल बनाया जाए। सर और इसमें $35 बिलियन का सूद हमने इस साल देना है। अगर हम उसको लोकल और फॉरेन डेट को मिला के डॉलर में करें तो $35 बिलियन का सूद हमने देना है, हम पाकिस्तानियों ने देना है। तो हमारी लीडरशिप को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि अगर हम काइबर रेट को 22% से कम करके, सूद जो हम 25 से 30% दे रहे हैं उसको कम कर दें, 2, 4, 5, 6% पे ले आए, तो हमारा ये $35 बिलियन कम होके कोई $5 से $10 बिलियन रह जाएगा। $20 बिलियन सेव होता है। ये $1.2 बिलियन रिकोडिक से जो हम ले रहे हैं, सऊदीया से ले रहे हैं, इसकी बजाय सूद के रेट को अगर हम कम कर दें तो $20 बिलियन हम सेव करते हैं। कोई इनको बता सकता है सर ये हमारे हुकूमत वक्त को? हम और आप तो बता रहे हैं, और पिछले दिनों में मैंने देखा जो निशात टेक्सटाइल मिल है, शहजाद इकबाल साहब है, नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, निशात जो मिल्स हैं उनके CEO हैं, उनका एक इंटरव्यू आया और वो पढ़ा भी, वो कह रहे हैं हमें 22% इंटरेस्ट जो है ये आप ऐसे कर रहे हैं कि आपने चोरी उठाई और हमारे गले पे फेर। वो कहते हैं 22% इंटरेस्ट और रिग्रेस टैक्सेशन, ये इसने इर्रिवर्सिबल लॉसेस कर दी है।
उनके अपने अल्फाज हैं, वो कहते हैं मैं आपको फील्ड से बता रहा हूँ, मैं आपको फैसलाबाद के टेक्सटाइल मिलों का फीडबैक दे रहा हूँ, सबका, इन निशात मिल्स का नहीं है, सबका है कि ये इसमें से 80% बिजनेस ऐसे हो गए कि इर्रिवर्सिबल को उन्होंने ये बताया कि ये वापस अपनी जगह पे अब आ ही नहीं सकते। अगर आप इंटरेस्ट रेट आप 4% पे भी ले जाए, आप टैक्सेशन 0%, तो आपने उनका इतना लॉसेस कर दिया है कि उनको अपनी चीजें बेचनी पड़ी, अपनी पर्सनल गारंटीज देनी पड़ी, और उन्होंने जो मार्केट कैप्चर किया हुआ था वो मार्केट उनसे चला गया, क्योंकि आपकी चीज महंगी है। 22% पे कोई चीज बनाएगा तो वो कैसी सस्ती होगी। और कहते हैं पाकिस्तान वाहिद मुल्क है। सर आखिरी 1 मिनट में हम 22% काइबर जो भी है, सूद 25 से 30% पे इरिवर्सिबल डैमेज, कोलैटरल डैमेज कर रहे हैं। हमें सिर्फ एक पॉइंट सर आपने बयान करना है कि अगर काइबर रेट को हम, ये जो हमें सूद 25 से 30% देना पड़ा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देना पड़ा है, अगर काइबर हम 5 से 7% पर ले आते हैं तो हम 20 से 25 बिलियन डॉलर सेव करते हैं। क्या इसके ऊपर आप हुकूमत वक्त को कुछ सजेशन दे सकते हैं? दो चीजें हमें करनी पड़ी। एक तो जिस तरह आपने फरमाया कि हमें जल्द अज जल्द काइबर रेट को 5 से 6%, देखिए डबल डिजिट में दुनिया के 3-4 मुल्कों के अलावा जहां पे बहुत बुरा हाल है, वेनेजुएला हो गया, अफ्रीका के कुछ ममालिक हो गए, डबल डिजिट में कई मुल्क भी नहीं। आप अपने हमसाया ममालिक देख लें, श्रीलंका के अलावा, क्योंकि अभी उसी तरह हमारे क्राइसिस होर के गए हैं, सारे हमसाया मुल्क में 6% है, अमेरिका में 1 से 2% है। एक ये करना पड़ेगा, और दूसरा आपको जो डॉलर आपने रूपी पैक किया हुआ है डॉलर के साथ, इसको फ्री फ्लोट करना पड़ेगा। ऊपर जाने दे, कोई मसला नहीं है, जितना आप ऊपर जाएगा और आपका इंटरेस्ट रेट, डॉलर को फ्री फ्लोट करने के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं। वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम जब आप कभी लाहौर आएंगे इंशाल्लाह आपके साथ करेंगे। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हमें अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दिए, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम काइबर रेट को कम कर दें। 20 से 25 बिलियन डॉलर हुकूमत वक्त बचाएगी, क्योंकि 24-25 का जो बजट है उसके मुताबिक तकरीबन 35 बिलियन डॉलर का हमने सूद देना है। अगर हम रेट कम करेंगे तो ये 35 की बजाय शायद 10 बिलियन डॉलर पे आ जाए, और हम इस मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा एहसान करेंगे। इरिवर्सिबल डैमेज, कोलैटरल डैमेज, आने वाली नस्लों को हम, उनके रिसोर्सेज को हम डैमेज कर चुके। अगर आज एक बिल्डिंग है, आज उस बिल्डिंग से एक रेंट आ रहा है जिससे मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ, आज अगर इस बिल्डिंग को मैं डैमेज कर दूंगा इस तरीके से कि आज से 10 साल बाद जो मेरे बच्चे आएंगे वो इस बिल्डिंग का रेंट ना ले सकें क्योंकि बिल्डिंग डैमेज हो चुकी होगी, वही हाल हमारा है कि आज हमने अपनी बिल्डिंग की, अपने पाकिस्तान की हिफाजत की, तो आने वाली नस्लें इन रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाएंगी। अगर आज हमने इस बिल्डिंग को डैमेज कर दिया, पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को डैमेज कर दिया, तो आने वाली नस्लें इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगी, और हम चूँकि लायबिलिटी छोड़ के जा रहे हैं तो वो एक खाना जंगी, ब्लड शेड, इकनॉमिक ब्लड शेड की तरफ चले जाएं, खुदा न खास्ता। तो हमें अपने इकनॉमिक क्रंच से क्रैश की तरफ जो हम जा रहे हैं, इस रुख को बदलना होगा। हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि वो एक ऐसी अथॉरिटी बनाए जिसके बेनिफिशरी पाकिस्तानी हो, ताकि हमारी इनकम बढ़ सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे सकें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।